हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी देख रहा हो इस लेक्चर को। कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे हो और आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, वास्तविक संख्याएं। ये हमारी टॉपिक का पहला चैप्टर है और कुछ स्टेट में ये सेकंड चैप्टर भी है। बच्चों, इस टॉपिक के बारे में आप लोग कक्षा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं में ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। जिन वास्तविक संख्याओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसी के भाग है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, जिनके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बुक्स है मैथमेटिक्स की, नोट्स है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, उन सबको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर अटैच कर दिया गया है, तो वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के टॉपिक का जो नाम है वास्तविक संख्या है। ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक है, वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर में जिन संख्याओं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे संबंधित हम प्रश्नों को करने वाले हैं, उनमें कौन कौन से प्रकार की संख्याएं शामिल हैं। देखिए, सबसे पहले गणित के अंदर जिन अंकों की शुरुआत हुई वो हमारी गिनती की जो संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, इन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा गया और अंग्रेजी के कैपिटल N से इसको दर्शाया गया। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक की जितनी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याओं के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन संख्याओं के बाद गणितज्ञों को ये आवश्यकता हुई कि एक ऐसी संख्या है जिसके बिना आगे की कैलकुलेशन संभव नहीं है, और वो संख्या थी 0। जब इन प्राकृत संख्याओं के साथ 0 को शामिल किया गया तो दूसरे प्रकार की संख्याओं का समुच्चय बना, जिसे कहा गया पूर्ण संख्या। इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं इसको W से दर्शाया जाता है। यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 को शामिल कर लिया जाए, 0 और कौन? सभी प्राकृत संख्याएं। सभी प्राकृत संख्याओं के साथ 0 शामिल कर लीजिए, उन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के नाम से जाना जाता है। यानी 0, 1, 2, 3 और आगे की जितनी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के नाम से जाना जाता है। कई बार हमसे प्रश्न पूछा जाता है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? और बच्चों का जवाब होता है, जो संख्याएं 0 से शुरू होती है। शुरू नहीं होती है, परिभाषा कुछ इस तरह से हमें देनी है, 0 से अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 एक प्राकृत संख्या भी है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। तो ये
प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के अंदर अंतर है। इसके बाद ये देखा गया कि ये जितनी संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4 सारी, ये सारी संख्याएं अऋणात्मक संख्याएं हैं। ये संख्याएं या तो 0 या सारी की सारी धनात्मक संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो उन्हें क्या कहा जाए, उनको शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्याएं बनेगी। तब तीसरे प्रकार की संख्याओं का आगमन हुआ और वो संख्याएं थी पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है इनको, इसीलिए इनको I से और Z से भी बताया जाता है। पूर्णांक संख्याएं, जितनी भी हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, इनके साथ यदि इनकी ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, कैसे देखिएगा, 0, 1, 2, 3 ये सारी धनात्मक संख्याएं चलेगी। इसी के साथ -1, -2, -3 ये सारी ऋणात्मक संख्याएं चलेगी। तो इन सभी संख्याओं का जो समुच्चय बन रहा है, इसी समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहा गया है। हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या में 0 है, n है, n यानी प्राकृत संख्याएं, और माइनस का n भी, 0 प्लस का n प्लस का n यानी सभी प्राकृत संख्याएं, और माइनस का n का अर्थ हुआ जितनी प्राकृत संख्याएं हैं उनको माइनस चिन्ह के साथ लिख दीजिए। तो ये जो समुच्चय हमारा बनेगा ये पूर्णांक संख्याओं को दर्शाएगा। इसके बाद ये आवश्यकता लगी कि ये जितनी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनके डिवाइड में 1 है, 1/1, 2/1, 3/1, 0/1। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाएगा, जिनको P/Q के रूप में दर्शाया जाए। तो ऐसी संख्याओं के लिए जो हमारे पास चौथे नंबर की संख्याएं जो आई है उन्हें कहा गया परिमेय संख्या। इनको Q से दर्शाया गया। हालांकि नेचुरल नंबर n से दर्शाया गया, होल नंबर w से दर्शाया गया, इंटीजर i से दर्शाया गया। इंग्लिश में तो इनको रेशनल नंबर कहते हैं, r से दर्शाना चाहिए था, लेकिन इनको q से दर्शाया गया। क्यों? क्योंकि इन सभी संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनती है वास्तविक संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहा गया रियल नंबर। चूंकि हमारे रियल नंबर r से स्टार्ट हो रही है तो इनको r से दर्शाया गया, और जब इनको r से दर्शाया गया है तो इनको r से नहीं दर्शाया जा सकता, तो इनको q नाम से दर्शाया जाता है। अब यहां हमने प्राकृत संख्याएं सारी लिख दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आगे की सारी। पूर्ण संख्याएं भी सारी लिख दी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी। पूर्णांक संख्याएं भी सारी लिख दी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारी धनात्मक, माइनस के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारी ऋणात्मक। क्या इसी तरह से परिमेय संख्याएं भी लिखी जा सकती है? जी नहीं, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है और सभी को लिखना संभव नहीं है। तो इसको लिखने का एक नया तरीका खोजा गया। वो तरीका कुछ इस तरह से था कि दुनिया की वो सारी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में दर्शा सके, P/Q अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q अंश और हर में आने वाली संख्या दोनों ही
इंटीजर हो, आई हो, इस चिन्ह का मतलब होता है किससे संबंधित है। P और Q दोनों संबंधित होनी चाहिए I से। I का मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा पूछी जाती है छोटी क्लासों में, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में दर्शाया जाता है, P बटा Q, जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q जीरो नहीं होता है। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें परिमेय संख्या कहा गया। यानी जितनी भी हमारी भिन्न संख्याएं होती है, 1/2, -3/5, 7/11, 15/4, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं में शामिल है। तो बच्चों, ये जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, -1 2 3 4 5, क्या ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि इन संख्याओं को भी P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे अगर हम 2 ले लें तो 2/1 लिखा जा सकता है, अगर हम 0 को ले लें तो 0/1 लिखा जा सकता है। तो यही एक प्रश्न आया हुआ है क्लास 9 के अंदर भी कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि परिमेय संख्या में तो कहा गया है Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ तो 0 आया हुआ है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन 0 को हम 0/1 लिखते हैं बेटा, तो P बटा Q, सबसे पहली जो बात है कि इसको P बटा Q के रूप में दर्शाया जा रहा है। दूसरा, P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, बिल्कुल 0 और 1 दोनों ही पूर्णांक संख्याओं में शामिल है। और तीसरी जो कंडीशन है, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर Q 0 है नहीं, यहाँ तो P 0 है, तो ये परिभाषा जो है सेटिस्फाइड हो रही है। इसका अर्थ ये हुआ सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्या के बाद ये प्रश्न सामने आया कि जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं हैं उन्हें किस नाम से जाना जाए? तो ऐसी संख्याओं को जाना गया अपरिमेय संख्याओं के नाम से। अपरिमेय संख्या, इनको IR से दर्शाया गया। इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर कहा जाता है, रेशनल, इर्रेशनल, तो IR से दर्शाया गया। परिमेय संख्या की भांति इनके भी सारे उदाहरण इस तरीके से सिस्टमेटिक लिखे नहीं जा सकते, क्योंकि दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इनको कैसे दर्शाया जाए? तो इनके एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। कैसे एग्जाम्पल सर? देखिए बच्चों, जो संख्याएं रूट में आ जाए, जो संख्याएं रूट में आ जाए जिनका रूट निकालना संभव नहीं हो, जैसे हम ले लेते हैं 2 का रूट हम निकाल नहीं सकते, 3 का रूट हम निकाल नहीं सकते, 4 का रूट हम निकाल सकते हैं। 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। 1 का रूट कितना होता है? 1 होता है। 9 का रूट 3 होता है। तो जिनका रूट निकल जाए वो तो अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन जिनका रूट नहीं निकले, एक ऐसी संख्या जिसमें आपको रूट नजर आए, वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी। और पाई, ये चिन्ह आपने देखा होगा, जब वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है, परिधि निकालते हैं, तो इस चिन्ह को काम में लेते हैं और इसका मान 22/11 काम में लेते हैं, 3.14 भी काम में लेते हैं। तो बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है कि सर, जब पाई का मान 22/7 है तो ये तो P/Q है ना, P/Q है, और 22 और 7 दोनों पूर्णांक संख्याएं भी है और Q 0 भी नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है बच्चों, लेकिन
ये 22/7 इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, ये इसका अप्रॉक्स मान लिया गया है, एक लिया हुआ मान है बेटा। एक्चुअल जो पाई का मान है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, इनको निकालने के लिए हमें पाई का एक मान तो रखना होगा, तो वो मान हम रख नहीं सकते। तो इसलिए ये कहा गया कि 22/7 रख लो, ये लगभग पाई के मान के बराबर है, लेकिन ये एक्चुअल मान नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो एक प्रश्न ऐसा आया हुआ भी है, शायद 9th क्लास में होगा, कि पाई का मान 22/7 रखा जाता है, तो क्या पाई परिमेय संख्या है? जी नहीं, पाई अपरिमेय संख्या है। 22/7 या फिर 3.14 ये इसका अप्रॉक्स मान है ना, ये इसका अप्रॉक्स मान है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप ये पूछोगे सर पाई का सही मान कितना है, तो ये सही मान निकालने के लिए हमें सालों लग जाएंगे, ठीक है। दशमलव के बाद सैकड़ों संख्याओं तक इसका मान निकल चुका है, लेकिन अभी भी इसका निश्चित मान वैज्ञानिकों को, गणितज्ञों को पता नहीं है। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? तो और ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो। कक्षा 9 में आपने दशमलव प्रसार पढ़ा है बच्चों। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। जबकि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावृत्ति होता है, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं के बाद अपरिमेय संख्याओं की हमने चर्चा की है। यही परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं इनको मिला दें तो जो एक बड़ा सा समुच्चय बनेगा, जिसमें सभी प्रकार की परिमेय संख्याएं हैं, सभी प्रकार की अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं के अंदर पूर्णांक संख्याएं भी है, पूर्ण संख्याएं भी है, प्राकृत संख्याएं भी है। तो वो जो एक बड़ा सा समुच्चय बनेगा, उसी समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। यानी वास्तविक संख्याओं में एक तो आएगी परिमेय संख्याएं और दूसरी आएगी अपरिमेय संख्या। ये दोनों प्रकार की जो संख्याएं हैं बच्चों, ये मिलकर ही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनता है। और ये परिमेय संख्याएं जो है, इनके अंदर और कौन शामिल है? इनमें शामिल है आपकी पूर्णांक संख्या। उन पूर्णांक संख्याओं में कौन शामिल है? पूर्ण संख्या। उन पूर्ण संख्याओं में कौन शामिल है? प्राकृत संख्या। तो इस चैप्टर में हम जिनके बारे में चर्चा करेंगे वो संख्याएं इन्हीं में से होगी। हमें पूर्ण संख्याओं का भी नॉलेज होना चाहिए, पूर्णांक संख्याओं के बारे में भी पता होना चाहिए। हमें ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जहां अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना होगा, और ऐसे सवाल भी मिलेंगे जहां परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार हमें करने होंगे, ठीक है। तो यहां तक जो भी हमने डिस्कस किया है, इसको आप वीडियो को पॉज करके और नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जिन टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना है, वो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक रहेगा यूक्लिड, विभाजन प्रमेय का। सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लसक व मसक। तीसरा टॉपिक रहेगा
अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। और चौथा टॉपिक रहेगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ये 4 टॉपिक है और इन 4 टॉपिक में से बोर्ड परीक्षा के अंदर 4 से 5 नंबर के प्रश्न जो है वो हर साल आते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। सामान्यतः यहां से जो सवाल आता है वो 3 नंबर का है। लसक मसक और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। सामान्यतः यहां से जो प्रश्न आता है, यहां से 1 और 3 नंबर दोनों के आ सकते हैं और यहां से सामान्यतः 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। कुछ स्टेट बोर्ड में ये सवाल 2 नंबर का भी आता है। ठीक है, तो इस पहली प्रश्नावली को 4 भागों में बांटकर और हम इन पे चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर का जो टाइटल रहेगा हमारा वो रहेगा यूक्लिड विभाजन। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे गाइस, वो रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, इसे अगर हम समझ गए तो इस पे आधारित सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। आपके लिए वो सवाल ABCD बन जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसके बेसिक को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक संख्या 17 ले लें और इस संख्या को भाग लगा रहे हैं 3 से। 5 3 15, शेषफल 2। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये भाग तो हमें आता है। बिल्कुल आता है, आपको ये भाग भी आता है, आपको ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी आती है। ठीक है, देखिए 4 संख्याओं की बात करेंगे और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इन 4 संख्याओं के इर्द गिर्द ही है। अगर हम इन 4 संख्याओं को समझ जाते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आसान बन जाएगा। इस संख्या को भागफल कहा जाता है और इसे शेषफल। 17 को क्या कहा जाता है बच्चों? जिस संख्या में भाग लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, और जिससे भाग लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। भाज्य भाजक, इसे क्या कहा जाएगा, भाज्य, और इसे भाजक। तो भाग लगाने के लिए 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है। सामान्यतः एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग लगाया जाता है। बड़ी संख्या को भाज्य कहा जाता है, छोटी संख्या को भाजक कहा जाता है। और जब भाग लगाया जाता है 2 और संख्याएं आती है, भागफल और शेषफल, और इनमें जो संबंध होता है बच्चों, वो संबंध क्या होता है बताइए। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये विभाजन के लिए नियम होता है जिसे हम जानते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि यूक्लिड जी ने विभाजन से संबंधित क्या कहा। यूक्लिड के अनुसार 2 धनात्मक
पूर्णांक संख्याओं A व B के लिए दो पूर्णांक संख्याओं के लिए, कैसी पूर्णांक संख्याएं? धनात्मक। दो पूर्णांक संख्याओं के लिए अद्वितीय रूप से पूर्ण संख्याएं Q व R इस प्रकार स्थित होती है कि A बराबर BQ प्लस R तथा R का मान 0 के बराबर या बड़ा और B से छोटा। समझे? यूक्लिड के अनुसार यदि आप दो संख्याएं लोगे A और B, बड़ी संख्या A छोटी संख्या B, और A को B से भाग लगाओगे तो आपको अद्वितीय रूप से दो संख्याएं मिलेगी Q R। Q भागफल को इंग्लिश में क्वोशिएंट कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग Q से शुरू होती है, और शेषफल को रिमाइंडर कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग R से शुरू होती है। तो इसको Q कहा और इसको R कहा। लेकिन इंग्लिश के अंदर भाज्य और भाजक दोनों की स्पेलिंग D से शुरू होती है, डिविडेंड डिवाइजर। तो दोनों को तो D कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए यूक्लिड ने बड़ी संख्या को A, छोटी संख्या को B कह दिया, और ये कहा कि जब आप A में B का भाग लगाओगे तो भागफल मिलेगा Q, शेषफल मिलेगा R, और इन चारों में संबंध क्या होगा? इनमें संबंध होगा भाज्य। भाज्य क्या यहां पे बताइए? A बराबर भाजक B इंटू भागफल Q प्लस शेषफल R। A बराबर BQ प्लस R, ये तो हमें पता है। एक और बात इन्होंने साथ में शामिल की कि ये जो शेषफल R है, इसका मान कभी भी जिससे आप भाग लगा रही हो उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं आ सकता। बिल्कुल सही बात है। अगर हम 3 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल 0 आ सकता है, शेषफल R 0 के बराबर आ सकता है, उससे बड़ा आ सकता है, लेकिन कभी भी इस 3 के B के बराबर या उससे बड़ा नहीं आ सकता। यानी अगर दुनिया की किसी भी संख्या को आप 3 से भाग लगाओगे तो शेषफल R जो है वो 0, 1, 2 यही आ सकते हैं। यदि आपने किसी संख्या को 5 से भाग लगा दिया तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 इन्हीं में से कोई एक आएगा। 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये जो कथन है इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक संख्या A को दूसरी संख्या B से भाग लगाओगे तो शेषफल R रहेगा, भागफल Q रहेगा, और इनमें जो संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल का मान 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन हमेशा जिस संख्या से भाग लगा रहे हो उससे छोटा आएगा। इसी को बेस मानकर यूक्लिड विभाजन पे आधारित अलग अलग प्रकार के प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट की बात करेंगे। टाइप फर्स्ट, और वो टाइप फर्स्ट रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से।
एफ, जिसे हम कहते हैं मसब ज्ञात करना। ये आज का हमारा पहला टॉपिक है। पहला टाइप रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये मसब चीज क्या होती है ना। देखिए, दो संख्याएं ले लेते हैं। एक संख्या हमने ली है 10, दूसरी संख्या हमने ली है 35। यदि हम 10 के टुकड़े करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये 2 × 5 आएगा और 35 के 5 × 7 आएगा। तो इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या है 5, इसी 5 को 10 और 35 का मसब कहा जाता है। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे जब लसब और मसब ज्ञात करना सीखेंगे तब और करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए, मान लेते हैं दो संख्याएं हमारे पास में, दो संख्याएं ले लेते हैं 135 और 225। ठीक है, दो संख्याएं हमारे पास, और यूक्लिड जी यही कहते हैं कि दो संख्याएं होना जरूरी है। बड़ी संख्या को A कहेंगे, छोटी संख्या को B कहेंगे, और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग लगाएंगे तो दो और संख्याएं मिलेगी Q और R। अब मसब कैसे निकलेगा वो देखिए। 135 और 225 का जब हम मसब निकालेंगे तो 225 को 135 से भाग लगाएंगे। एक बार 135, शेषफल 90। यानी यहां से 225 जो है हमारी 135 से बड़ी संख्या है, इसलिए 135 व 225 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 225 को लिखा जा सकता है 135 × 1 + 90, भाज्य बराबर भाजक × भागफल प्लस शेषफल। यहां 225 का और 135 का हमें क्या चाहिए? मसब चाहिए। 225 का और 135 का हमें HCF निकालना है। तो ये HCF जो है वही होगा जो इस 135 और 90 का होगा बच्चों। 225 और 135 का HCF वही होगा जो इस 135 और इस 90 का होगा। 225 और 135 दोनों बड़ी संख्या हैं, इनकी अपेक्षा 135 और 90 छोटी संख्या है, तो छोटी संख्याओं का HCF निकालना ज्यादा आसान होता है। तो इन संख्याओं को अगर हम और छोटा करना चाहें तो हम 135 को भाग लगाएंगे 90 से। एक बार 90 45, यानी 135 को लिखा जा सकता है 90 × 1 + 45। जो HCF 135 और 90 का होगा वही HCF 90 और 45 का होगा। ठीक है, 135 और 90 की अपेक्षा 90 और 45 छोटी संख्या है, तो इनका HCF निकालना आसान हो जाएगा। 90 को जब भाग लगाएंगे 45 से, 2 बार शेषफल 0। 90 बराबर 45 × 2 प्लस शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 आ जाए बेटा, उस स्थिति में जो आपका भाजक है वही भाजक दी गई संख्याओं का HCF होता है। समझ पा रहे हो? ये 45 जो है वो इस 135 और 225 का मसब है। अभी हम प्रश्न को तरीके से करेंगे
अभी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एचसीएफ कैसे निकल रहा है। 225 और 135 का जो एचसीएफ होगा वही एचसीएफ जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग लगा के भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखेंगे तो इस 135 और 90 का जो एचसीएफ होगा वही इनका होगा। फिर से इन पर जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का काम में लगाएंगे तो 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। तो जो एचसीएफ 135 और 90 का है वही एचसीएफ 90 और 45 का है। तो ये और छोटी संख्या आ गई। फिर से इन पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस शेषफल, यानी ऐसा स्टेप आएगा जब हमारा शेषफल 0 होगा। 90 और 45 का जो एचसीएफ होगा वही एचसीएफ 45 और 0 का होगा। और किसी संख्या के साथ अगर 0 आ जाए तो उनका एचसीएफ जो संख्या है वही रहता है, ध्यान रखिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि 10 और 0 का एचसीएफ कितना होगा तो 10 और 0 का एचसीएफ 10 होगा, क्योंकि 0 है। आप 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हो, समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि 10 को लिखा जा सकता है 1 इंटू 10, 0 को लिखा जा सकता है 0 इंटू 10। बताइए क्या दोनों में से 10 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो 45 और 0 का एचसीएफ क्या आएगा? 45। और जो 45 और 0 का एचसीएफ है वही एचसीएफ 90 और 45 का है, वही एचसीएफ 90 और 135 का है, और वही एचसीएफ 135 और 225 का है। तो समझ में ये आना चाहिए कि जब दो संख्याएं देकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ फाइंड करना हो उस स्थिति में उन्हें a बराबर bq प्लस r में लिख लीजिए और लिखते जाइए जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल 0 आने की स्थिति में जिस संख्या से आपने भाग लगाया है वही हमारा एचसीएफ होगा। देखिए इस प्रश्न को करते हैं तरीके से। सबसे पहले दोनों संख्याओं में से 225 बड़ी संख्या है, इसलिए 135 और 225 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे? 225 जो भाग करना है वो साइड में कर लीजिए। 225 135 एक बार 90, तो 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। यहाँ शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो चूंकि शेषफल 90 जो है वो 0 नहीं है, इसलिए पुनः संख्या 135 व 90 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो 135 को जब 90 से भाग लगाएंगे एक बार शेषफल 45, तो 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। तो यहां पर भी चूंकि शेषफल 45 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए पुनः कौन सी संख्या? 90 और 45, 90 व 45 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 90 को भाग लगाओगे 45 से 2 बार 0, तो 90 बराबर लिखा जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0। यहां चूंकि शेषफल बराबर 0 आ रहा है, इसलिए जो एचसीएफ होगा कौन सी संख्याओं का? 135 और 225 का, वो संख्या होगी जो इस अंतिम स्टेप के अंदर जिससे हमने भाग लगाया है। कितना? 45। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे आधारित पहले प्रकार का जो प्रश्न है वो एचसीएफ याद करने का है। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और साथ ही मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं।
867 और 225, ठीक है। 867 और 255 का HCF आपको निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय को काम में लेकर, ठीक है। तो पॉज करके नोट कीजिए।